Aristotle's theory of revolution। अरस्तू का एक और उसकी फिलॉसफी का एक और एंगल जिसमें उसने बेसिकली ये कनेक्टेड है उसके प्रीवियस उस आइडिया से जो कि हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं अपने लेक्चर्स में कि अ, उसका यानी एक रेवोल्यूशन से हवाले से क्या उसका आइडिया है, क्या उसकी वो कौन-सी कॉजेज़ बयान करता है और फिर रेमेडीज़ क्या बयान करता है। तो आज का हमारी जो डिस्कशन होगी वो अरस्तू की थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन से हवाले होगी। इससे पहले हमने जो डिस्कशंस की हुई हैं उसमें इसकी कॉज़ एंड इफ़ेक्ट और बहुत से जो एरियाज़ हैं उनमें कुछ थोड़ा बहुत इसका डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं ऐसे कहूँगा कि डीके डिकेडेंस एंड डिटेरियोरेशन यानी ये जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल लाइफ में ये चेंजेस लाती हैं गवर्नमेंट्स में चेंजेस लाती हैं या सिटी स्टेट्स में चेंजेस लाती हैं ग्रीस की अ, प्लेटो की जो एक बहुत बड़ी उसकी मेथम स्टडी है यानी उसकी डीप स्टडी है इन रियासतों के हवाले से और उसकी ये स्टडी हमें ये बताती है कि उसने उस स्टडी से जो चीज़ निकाली है वो कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्यूशन और फिर उसकी रेमेडीज़ जो है वो ऊपर लेकर आया। सो उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई हैं, की थी अपने ज़माने में बहुत सी तो उसकी जो बुक 5 है पॉलिटिक्स की तो एरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा एनॉर्मस यानी हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं अपने इस आइडिया के हवाले से और फिर एक मास्टरली एग्ज़िबिट किया है, साइंटिफिक एनालिसिस किया हुआ है, वो सारे रिवॉल्यूशन के प्रोसेस का। अगर आपको याद हो तो मेरे उस लेक्चर में आप देखें जिसमें मैंने ये कहा था कि दिन दिन नहीं है बल्कि रात है और रात नहीं है बल्कि दिन है क्योंकि दिन के अंदर रात है और रात के अंदर दिन है, सुबह के अंदर जो है वो शाम है और शाम के अंदर सुबह है और इसी तरह से ज़िंदगी के अंदर मौत है और मौत के अंदर जो है वो हयात है। तो वो एक इसी उसी की एक आपको झलकती नज़र आएगी कुछ इसमें। ये एक साइकिल भी है इसका स्पेशली हमारे आज के लेक्चर में इसकी वो चीज़ें भी डिस्कस होंगी और इसका यानी फिलोसॉफिकली वो भी डिस्कस होगा और साथ में कुछ प्रैक्टिकल उसकी जो उसने बताई हुई है साइकिल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशंस तो वो भी है, ठीक है ना? तो इसका जो स्कीम है इसकी एरिस्टोटल की जो रिवॉल्यूशन की है उसको हम 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, ठीक है ना? यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। पहले हिस्से में इस तरह से है कि फर्स्ट पार्ट इज़ अ प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ कंडक्ट एडवाइजिंग डेमोक्रेसीज़ या एरिस्टोक्रेसीज़ या मोनार्कीज़ या ओलिगार्कीज़ को ओलिगार्क्स को एंड इवन टायरेंट्स ऑन हाउ टू कीप देमसेल्व्स इन पावर। So it portrays cool objectivity and sense of expediency, which characterizes the प्रिंस ऑफ मैकियावेली के करीब-करीब आ जाता है वो। यानी बिल्कुल इसने बहुत उन अल्फाज से याद किया हुआ है यानी एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यानी एक तरह से हमें मैकियावेलियन आइडिया या मैकियावेलियन पॉलिटिकल फिलॉसफी यहाँ नज़र आती है जो कि उसने यहाँ अरिस्टोटल की यानी मैकियावेली का आइडिया और फिर इसका यहाँ से हमें मिलता-जुलता नज़र आता है कि ऑब्जेक्टिव स्टाइल है और एरिस्टोक्रेसी और इस तरह से ज़ालिमाना और वेश्याना अंदाज़ और फिर ठीक है और कुछ थोड़ा बहुत हमें टॉमस हॉब्स के करीब-करीब भी नज़र आता है। तो ये इसका उसकी जो फैक्ट्स उसने कलेक्ट की थी उसमें हमें ये पहला उसका यानी उसकी रिवॉल्यूशन की उसकी फिलॉसफी से ये वाली चीज़ नज़र आई। दूसरी हमें इसकी फिलोसॉफ़िकल बेस नज़र आती है कि इसका सेकंड पार्ट वी कैन से दैट सेकंड पार्ट इज़ अ ट्रीटाइज़ ऑन द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ द गुड एंड स्टेबल गवर्नमेंट जो उसने अच्छी हुकूमतें बयान की हुई हैं। 6 उसने जो हुकूमतें साइकिल में बयान की थी तो स्टेबल गवर्नमेंट्स भी बयान की हुई हैं। तो इन हिज़ treatment of revolution, Aristotle deals with the subject historically and empirically। हम ये कह सकते हैं कि उसने अ, अपना जो मुद्दा बयान किया हुआ है उसको हिस्टोरिकली भी जस्टिफाइड किया हुआ है और एम्पिरिकली भी जस्टिफाइड किया हिस्टोरिकली कि उसके ज़माने में
वेश्याना तर्ज़ ज़िंदगी भी थी और तर्ज़ हुकूमत भी थी और फिर अच्छी भी थी। तो फिर ये फ़िलॉसॉफ़िकल हुआ और फिर एम्पिरिकल उसने वो प्रैक्टिकली भी बता दिया कि ये साइकिल जो है ये नहीं रहता, बल्कि दूसरे साइकिल में तब्दील हो। ये मिसाल के तौर पर यहाँ मैं थोड़ा-सा ऐड कर दूँ कि मिसाल के तौर पर एक आदमी की हुकूमत है और वो बुरी हुकूमत है, बुरा बादशाह है, तो वो बुरा बादशाह बुरा नहीं रहेगा, बल्कि एक अच्छा बादशाह भी आता है या उस बुरे बादशाह को कुछ लोग मिलकर ओवर पावर्ड कर देते हैं और अच्छे लोग आ जाते हैं और फिर अच्छे लोग सारे अच्छे नहीं रहते, वो बुरे हो जाते हैं। उसी तरह से सारे बुरे-बुरे तो ये करते-करते एक साइकिल उसने 6 हुकूमतों का बयान किया हुआ है, तो वो प्रैक्टिकली भी है और यानी एम्पिरिकली भी उसने उसको वो किया हुआ और उसका हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बेस पर जो 158 या समथिंग स्टेट्स का जो उसने एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि उसके यहाँ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? वही रियासतों की जो 6 स्टेजेस उसने बताई हुई हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हम ये कह सकते हैं कि इफ एनी चेंज अकर्स इन द एक्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इट मीन्स रिवॉल्यूशन यानी मौजूदा दौर में जो मौजूदा जो तरीका-ए-कार है रियासत के अंदर चल रहा है हुकूमतों का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो भी तब्दीली आएगी उसके यहाँ तब्दीली है। जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि एक किंग की हुकूमत है और किंग जो है वो ठीक है, लेकिन किंग करप्ट हो जाता है तो उससे बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जन्म लेती है, ठीक है? और उससे फिर उसको ओवरथ्रो कर लेते हैं कुछ लोग मिलकर तो वो कहता है कि ये सारी की सारी जो है वो ये चेंज प्रोसेस उसका कॉज़ एंड इफेक्ट वाला और ये सारा चेंज प्रोसेस ये रिवॉल्यूशन है उसके यहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मोनार्की टू डेमोक्रेसी मैंने कल किसी एग्ज़ाम्पल यहाँ मेंशन की है, जो मैंने एक्सप्लेन भी की हुई है कि उसकी स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये तब्दीलियाँ आती रहीं। तो ही होल्ड्स इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स द सेम एक ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वही हो लेकिन आल्सो चेंज ऑफ द रूलिंग पार्टी फ्रॉम वन टू मैनी। अगर आपको याद हो तो वो एक से वन टू फ्यू, फ्यू टू मैनी, मैनी टू अगेन वन। तो ये स्टेट ऑफ जो रूलिंग पार्टी है ये भी चेंज हो सकती है और ये सारे सिस्टम को चेंज कर रही होती है। तो उसके यहाँ ये ब्रीफली मैं ये कहूँ कि उसके यहाँ ये रिवॉल्यूशन है। ऑल इट इज़ रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। आगे हम चलते हैं इसकी कॉजेज़ की तरफ तो इसने जो 2 तरह की कॉजेज़ बयान की हुई है, एक जनरल कॉजेज़ बयान की हुई है रिवॉल्यूशन की और एक पार्टिकुलर कॉजेज़ बयान की हुई है। अब हम आ जाते हैं जनरल कॉजेज़ की तरफ तो जनरल कॉजेज़ के हवाले से ये है कि द स्ट्राइकिंग फैक्टर ऑफ रिवॉल्यूशन इज़ टू बी द क्रेविंग ऑफ मैन फॉर इक्वालिटी यानी इक्वालिटी के बारे में बात करता है कि लोग इक्वालिटी की बात करते हैं और उस इक्वालिटी की खातिर वो मौजूदा सिस्टम ओवरथ्रो हो जाता है और नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये उसके जस्टिस की तरफ भी आ रहा है, ठीक है? और इसी के अंदर उसका रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट भी है और इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ इक्वालिटी के हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आई हैव शोन टू यू पीपल these pertains to equality इक्वालिटी के 2 कैरेक्टर्स बयान किए हैं। एक है एब्सोल्यूट और प्रोपोर्शनल यानी कि यानी इसमें ये है एब्सोल्यूट एंड प्रोपोर्शनल स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर जस्टिस एब्सोल्यूट एंड प्रोपोर्शनल दैट प्रोलेटेरिएट जो क्लास है दे आर पैशनेट टू सिक्योर एब्सोल्यूट इक्वालिटी फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम राइट्स ठीक है जी? और प्रोलेटेरिएट क्लास ये कर रही होती है और राइट्स के लिए कर रही है प्रिविलेजेस एंड पावर्स दैट आर पोजेस्ड बाय द फ्यू प्रोलेटेरिएट इक्वालिटी की बात कर रही होती है एग्लिटेरियन सोसाइटी की बात कर रही होती है प्रोपोर्शनल की बात कर रही होती है कि क्यों कुछ लोगों के पास ज़्यादा इख्तियार है, नहीं होना चाहिए बल्कि ये बराबर होना चाहिए। ये इक्वालिटी का उनका कांसेप्ट है और वर्किंग क्लास इसके लिए काम करती है। और फ्यू के पास नहीं होना चाहिए और फिर द फ्यू स्ट्रगल्स फॉर प्रोपोर्शनल इक्वालिटी वही फ्यू जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो स्ट्रगल का नाम उसने रिवॉल्यूशन रखा हुआ है और उसी को वो प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की यानी की तरफ लेकर जाना और फॉर अपग्रेडिंग सुपीरियरिटी इन पावर एंड प्रिविलेजेस। सो स्ट्रॉन्ग ये हुआ इसका पहला जनरल काज़ में वो।
अब दूसरा है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर जस्टिस। पहले में आपको समझ आ गई होगी कि वो वर्किंग क्लास अपनी उसकी बात करती है कि फ्यू के पास या कुछ एक के पास नहीं होना चाहिए और उसी के अंदर उनका ये काम करना ये रिवॉल्यूशन है और ये बड़े रिवॉल्यूशन को जन्म देता है। आगे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर जस्टिस। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर जस्टिस becomes another feature of revolution. उसके यहाँ जनरल जो कॉज़ है रिवॉल्यूशन की वो इंसाफ और उसका आपका जस्टिस का उसका मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है, आप मेरे इस यूट्यूब लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। एरिस्टोटल होल्ड्स दैट men turn to revolution when they think that they have not got their dues. यानी वो रिवॉल्यूशन की तरफ तब जाते हैं जब वो ये समझते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है। Since justice and friendship are the moral basis of the state, injustice and ill will are the most potent causes of discontent and instability. So the absence of proportionate equality यानी proportionate equality की जो proletariat बात कर रहे हैं वो अब रियासत के अंदर नहीं है। तो वो फेयर डील के लिए ये लैक ऑफ जस्टिस ये सारा के सारा उनको रिवॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता है। और फिर क्या होता है वो कहते हैं कि देयर कैन बी नो फेलो फीलिंग व्हेन वन सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी इज कन्विंस्ड दैट द राइट्स आर बीइंग डिनाइड टू इट एंड दैट जस्टिस इज नॉट बीइंग डन। यानी मतलब जस्टिस नहीं है और जो रेवोल्यूशनरी हैं वो इंसाफ की बात करते हैं और ये जस्टिस को प्रमोट भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है और प्रोलिफरेट भी करता है। ठीक है? अब हम आ जाते हैं पार्टिकुलर कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्यूशन। इसके हाँ, इसके रिवॉल्यूशन में जो पार्टिकुलर कॉजेज़ हैं वो क्या हैं? So, one of the particular causes which are operative in revolutions, the philosophers enumerates a large numbers and grouping them accordingly as they lie more in sphere of human passions, jealousy, arrogance, fear, ये सारे के सारे in date of तो ये क्या है impersonal facts हैं। सो impersonal facts हैं और डनिंग के मुताबिक the letterhead exhibits his insights at its best, tracking as he does political transformation to obscure social and economic services. So उसने impersonal facts के साथ ये सारे मैंने जो मेंशन किए हुए हैं ये आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो particular causes हैं जैसे love of gain and profit तो लव सीकिंग या प्रॉफिट सीकर्स जो हैं ये एक तरफ प्रॉफिट सीकर्स है तो दूसरी तरफ जाहिर सी बात है किसी का हक लिया जा रहा है तो वो अगेन दे विल स्ट्राइव फॉर रिवॉल्यूशन डिजायर फॉर ऑनर या पार्टिकुलर काज है आप ऑनर की बात कर रहे हैं प्रेस्टीज की बात कर रहे हैं इंसॉलेंस ब्रूटल एंड ferocious the possession of sovereign power by an individual or a group so as to create fear and apprehension in the minds of the subject यानी जब रूल करने वालों के अंदर सॉवरेन्स के अंदर ये लालच पैदा हो जाती है वो ये सारी चीज़ें हासिल करने की कोशिश करते हैं तो सब्जेक्ट्स के अंदर या रूल्ड के अंदर के दिमागों के अंदर के ज़हनों के अंदर ये चीज़ पैदा होती है कि हम उनका हक मारा जा रहा है तो वो उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए वर्क करते हैं। इसी तरह से अनड्यू प्रायोरिटी अगर रियासत के अंदर हो और prominence of individuals cause great stir in the hearts of the subdued people और वो लोग फिर उसके लिए यानी आप अ, तक़सीम ठीक नहीं कर रहे हैं, इंसाफ सही नहीं हो रहा है तमाम शोबों में। तो सबड्यूड लोगों के अंदर जेलसी पैदा होगी और रिवॉल्यूशन के लिए उनके अंदर तड़प होगी। इसी तरह से एक्सपेंशनिज़्म और कॉन्क्वेस्ट ये भी एक चीज़ है जिससे आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ यानी आप ज़ाहिर-सी बात है प्रोलेटेरियट प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ क्या हो रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट हो रहा है या इलेक्शंस में मैंने मेंशन किया हुआ है कि इंट्रिग्स हो रही हैं, ठीक है ना? मतलब एंड मॉरल डिग्रेडेशन हो रही है, तो कुछ लोग सिलेक्टेड हो रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन की के लिए एक पार्टिकुलर काज़ के तौर पर बात ऊपर आएगी। इसी तरह से केयरलेसनेस
अगर आप शो करते हैं पब्लिक ऑफिसेज़ के हवाले से या डिसलॉयल्टी शो करते हैं सिटिज़न्स की तरफ या फ़ेवरेटिज़्म की सी जैसी बीमारियाँ हैं, तो इससे क्या होगा रिवॉल्यूशन के लिए जो है वो काज़ को मुतहर्रिक होने में ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी तरह से आप नेग्लेक्ट करते हैं रियासत के अंदर चेंजेज़ को या आप डिसिमिलैरिटी फैलाते हैं रियासत के अंदर डिसेंशंस होती हैं पीपल्स के अंदर और डायनास्टिक क्वार्रेल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और यानी या फिर ये भी है कि फ्री इमिग्रेशन ऑफ आउटसाइड रेसेस आपके यहाँ आ जाती हैं और फिर जस्टिस को धचका लगता है और इंटिमिडेशन और कॉर्शंस का इस्तेमाल होता है, फ्रॉड और डिसीट का इस्तेमाल होता है रियासत के अंदर, तो ये पार्टिकुलर कॉजेज़ हैं रिवॉल्यूशन के हवाले से। आगे चलते हैं revolutions in particular kinds of states यानी revolution in particular kind of states को अगेन अरिस्टोटल के यहाँ ये 2-3 बड़े एरियाज़ में तक़सीम किया गया है। यानी नंबर 1 मैंने मेंशन किया हुआ है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। So democracy in democracies, generally revolutions are led by the dogmatic policies of demagogues and attacking the rich. ये demagogues वो बोलने वाले, वो बात करने वाले, वो पब्लिक माउथ कह सकते हैं हम इनको। तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक फॉर द सेक ऑफ पीपल्स सिटीजन्स ये बात करते हैं कि उनके हकूक के ऊपर डाका जब डाला जा रहा हो, तो ये क्या करते हैं कि दे टर्न अगेंस्ट द रिच। In other words, demagogues are responsible for the transformation of the power. यानी डेमागॉग्स जो हैं वो हम ये कह सकते हैं कि पावर ट्रांसफॉर्मेशन के हम उनको टूल्स कह सकते हैं बल्कि उसका सोर्स कह सकते हैं, ठीक है? तो डेमोक्रेसी इसका पार्टिकुलर काइंड ऑफ स्टेट्स में हमें नज़र आती है। दूसरा है टायरनी और ओलिगार्की मैंने लिखा हुआ है कि इन ओलिगार्कीज रिवॉल्यूशंस टेक्स प्लेस ड्यू टू टू रीजंस यानी ओलिगार्की में भी दो दो वजूहात हैं रिवॉल्यूशंस की ये मैंने जो मेंशन की हुई मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक है ऑप्रेसिव और टोटलिटेरियन रूल यानी ये बैड है ठीक है और राइवलरी एंड डिसेंशन अमंग द रूलर डिक्टेटर्स दो बातें यानी एक इनका अंदाज ठीक नहीं है और दूसरा जो है कि इनके अंदर खाना जंगी है, इनके अंदर तज़ाद है, तो ये जाकर रिवॉल्यूशन को आगे वो करेगा। और एरिस्टोक्रेसी तीसरा बड़ा, यानी इन एरिस्टोक्रेसीज़ क्या होता है रिवॉल्यूशंस हेल्प टू द पॉलिसी ऑफ नैरोइंग डाउन द सर्कल ऑफ गवर्नमेंट यानी सर्कल ऑफ गवर्नमेंट और ज़्यादा इसका दायरा-कार नज़दीक हो जाता है एज़ रिगार्ड द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन एरिस्टोक्रेसी और जो पॉलिटी है एंड पॉलिटी रिवॉल्यूशंस में most often be traced to an inexact adjustment of the different principles which are combined in them. तो एरिस्टोक्रेसीज टेंड टू बिकम ओलिगार्की और जैसे साइकिल में है एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की बन सकती है उसमें तब्दील हो जाती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है थ्रू द अनड्यू एनक्रोचमेंट ऑफ द रिच क्लास ठीक है ना अरिस्टोक्रेट ठीक थे सही काम कर रहे थे ओलिगेर कैसे बन गए कि कुछ लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करने लगे और कुछ क्लासेस रिच होंगी तो ये एरिस्टोक्रेसी जाकर ओलिगेर्की में इसी तरह से पॉलिटी उसके यहाँ एक अच्छी गवर्नमेंट है पॉलिटी तो साइकिल में रेवोल्यूशन कैसे आए कि वो लोग करप्ट होना शुरू हो गए तो अब वो करप्ट फॉर्म क्या होगी डेमोक्रेसी तो द अनड्यू एस्पायरेशन ऑफ द पुअर क्लास यानी उनको तवज्जो ना दी ठीक है ना तो ट्रांसफॉर्मेशन आर टू बी टेक प्लेस अननोटिस्ड होती हैं और फिर इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं सोसाइटी के अंदर सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इस स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट revolutions in particular kind of states में कि डेमोक्रेसी टायरेनी एंड ओलिगार्की फिर उसकी दो वजूहत के ऑप्रेसिव करेंगे और फिर दूसरा ये है कि उनके अंदर डिसेंशन पैदा होंगी और एरिस्टोक्रेसी में मैंने आपको बताया कि वो ठहरती नहीं है और आगे तो टू एरिस्टोटल इंटरनल काजेज आर मोर इम्पोर्टेंट एंड सीरियस
and therefore he seriously mediates over them. So, though he does not totally ignore external influences, according to Aristotle, democracy is more secure and stable than oligarchy. लेकिन democracy को oligarchy से अच्छा दर्जा उसने दिया है, लेकिन polity को उससे भी अच्छा दिया है. So it also stands near of polity, which he regards as the best practice, which is observed in as Greek city-states. ये उसके revolution में एक particular cause है जो कि अब ये वो उसको practical भी बता रहा है और historical proof भी बता रहा है. आगे हम चलते हैं रेमेडीज के बारे में कि रेमेडीज फॉर रेवोल्यूशन क्या हैं. इसके रेवोल्यूशन की रेमेडीज यानी abundant political power should not be concentrated in the hands of one man or one class of men. ठीक है ना, यानी एक क्लास में या एक शख्स को आप इतनी ज्यादा इख्तियारात ना दे दें. एरिस्टोटल देयरफॉर प्रेफर्स दैट स्टेट where the middle class form the bulk of population, concentration of power in one hand may lead to revolution. ऐसे होता है और हमने देखा भी है बहुत से ममालिक में across the globe and different states with respect to comparative political science that ये one से few और few से many और ये cycle जो है वो दोहराया जाता रहता है. सो दूसरी बात यानी रेमेडीज में दूसरी बात वो कहते हैं कि द वेरियस क्लासेस इन द स्टेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर एंड क्रीड शुड बी ट्रीटेड विद प्रॉपर कंसिडरेशन. यानी आप रियासत के अंदर ये नहीं है कि किसी एक क्लास को आप बहुत ज़्यादा अहमियत दे दें और बाकी क्लासेस उसके सबसर्विएंट हो जाएं, तो ये अनजस्ट हुआ, ये उसके जस्टिस के अगेंस्ट है और यही रिवॉल्यूशन फिर आगे जाकर वो करता है. ऑनर्स एंड रिवार्ड्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करें, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करें, ये नहीं कि एक क्लास को दें, बिकॉज इनइक्वालिटी आप ऐसा करने से कहेंगे और ऑफिस के अंदर और ऐसे इनइक्वालिटी रहेगी और इससे भी क्या होगा कि रिवॉल्ट की तरफ एक इशारा मिलता है. यानी आप जैसे हम ये देखते हैं बिफोर द डिवीजन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, इंग्लिश जो थे वो एक तरह से उनका जो बर्ताव था वो दो कम्युनिटीज के साथ एक जैसा यानी नहीं था, बल्कि किसी एक क्लास को वो ज़्यादा प्रिविलेज दे देते थे, दूसरी को उसके अगेंस्ट दे देते थे, तो दूसरी के अंदर और फिर आप हम देखते हैं कि उसमें ही उसी के अंदर आज़ादी की उसमें मौजूद थी बातें. यानी उसकी इसकी फिलॉसफी को देखें और उस एरिया को देखें. फिर इसी तरह से उससे पहले 1857 के टाइम में देखें तो एक रिवॉल्यूशन या एक रिवॉल्ट होता है अगेंस्ट द इंपीरियल पावर. वो भी उसमें भी हमें यही एरिया नजर आता है. आगे है रिवार्ड्स आप ठीक तरीके से वो करें. फिर पॉलिटिकल ऑफिसेस should be within the reach of every individual who is able of performing his functional best. No class or individual should have a monopoly over political power. यानी आप किसी एक क्लास को वो ना दें, बल्कि उसको उसकी मुनसिफाना तकसीम करें. The government should be so vigilantly organized that the political office holders cannot make money out of their offices. यानी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो ना करें, यानी वो अपना उसका वो ना करें, बल्कि ब्राइब्स और उन चीज़ों की इलीगल ग्रेटिफिकेशन की उसको डिस्करेज किया जाए और बल्कि उसको इम्पॉसिबल बनाया जाए. ठीक है. अच्छा, a government would gain popularity and political stability if it so arranges things that the internal details of the administration, particularly the administration of public finances, are open to public scrutiny. यानी आपने पब्लिक को पब्लिक का जो रिकॉर्ड पब्लिक की जो है वो लोगों के लिए लोगों को हक हासिल होना चाहिए इंफॉर्मेशन लेने का, इंफॉर्मेशन ले सकें, उनके लिए ओपन होना चाहिए, वो स्क्रूटनी वो देख सकें कि भाई जो पैसा उनके लिए लिया गया है उन पर क्या वाकई वो लगाया गया है कि नहीं, या जो चीज़ उनको, तो ये सारा का सारा क्या होना चाहिए, पब्लिक स्क्रूटनी से गुजरना चाहिए. इसी तरह से प्रॉपर एजुकेशन जो सिटीजन्स हैं उनको स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देनी चाहिए. ठीक है. और एक ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करे जो कि
रियासत के लिए मौज़ूम हो और लोगों को भी प्रोग्रेस की और उनकी ख्वाहिशात को और उनको फुलफ़िल करे। Political stability and internal solidarity can be gained by maintaining proportionate equality के मैंने शुरू में भी बात की कि proportionate equality ये है कि by giving to each his due ये प्लेटो ने भी ने भी बात की हुई है इसके बारे में सोक्रेटिस ने भी काफी हद तक बात की हुई है कि उसको उसका हक दिया जाए तो ये proportionate equality अरिस्टोटल के यहाँ है जस्टिस है उसका इसी तरह से और क्या है कि प्रॉपर एजुकेशन के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए रियासत के अंदर यानी स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट होनी चाहिए और स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू लॉ होना चाहिए ठीक है हैबिट ऑफ ओबीडियंस होनी चाहिए ये तमाम चीजें आपकी एनार्की शुड बी डिस्करेज आखिर में मैंने लिखा हुआ है कि ये चीजें आप करेंगे आपके यहाँ होंगी तो आपके यहाँ एक बेहतर जिंदगी होगा और आपके यहाँ एक इंसाफ से आपकी रियासत जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगी ठीक है अब हम आगे देखते हैं कि जो अरिस्टोटल के मेथड्स क्या थे यानी अरिस्टोटल सजेस्टेड वेरियस मेथड्स इन मेकिंग oligarchies एंड tyrannies स्टेबल यानी उसने उन उनको स्टेबल करने के लिए कुछ मेथड्स बताए हैं जो कि ये हैं यानी मिसाल के तौर पर a tyrant must employ spies पार्टिकुलरली फीमेल स्पाइस की वो बात करता है टायरेंट को जासूसी का निज़ाम बेहतर करना चाहिए ठीक है और ही शुड फॉलो एन एग्रेसिव पॉलिसी अब्रॉड उसकी पॉलिसी एग्रेसिव किस्म की होनी चाहिए मैकेवली के हमें यहाँ क्लोज नजर आता है इस तरह से ही शुड ऑलवेज वार्न द पीपल कांस्टेंट फियर ऑफ इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड यानी आपने ऐसा करना है कि आपने पब्लिक को इस बात पर वार्न करना है कि आपको बैरूनी हमले का खतरा है ठीक है विजिलेंट रखना है उनको you should keep people busy and never allow them to remain in vertigo and lethargy यानी लोगों को मसरूफ रखे और लोगों को लेथार्जिक होने से बचाए उनको एक्टिव रखे उनको टॉप प्रायोरिटी फैक्टर उनका ये नहीं वो एक्टिव हों और ही मस्ट expand enthusiasm and religion but with sophistry यानी लोगों की उनके साथ उसका लगाव होना चाहिए और ही मस्ट शो पर्सनल फेवर्स उनको देनी चाहिए और he should punish the guilty so that the crimes must be ended यानी ये नहीं है कि मुजरिमों को आप फ्री छोड़ दें और उनको सजाएं ना दें कोई इदारे ना हो सजा देने वाले तो इससे क्या होगा लोगों के अंदर जो है वो मायूसी फैलेगी और रेवोल्यूशन के लिए वो होगा और पीसफुल ऑर्डर रियासत के अंदर नहीं होगा जब आप गिल्टी को पनिश नहीं करेंगे गिल्टी को पनिश करने के लिए इदारों को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे तो आपके यहाँ एक डिसऑर्डर रहेगा एक एनार्की रहेगी और बेचैनी रहेगी और स्टेट के अंदर रेस्टलेस से फिर क्या होगा पीसफुल से और फिर इससे क्या होता है कि स्टेट की इन चीजों का बाहर की स्टेट फायदा लेती है अच्छा ही शुड इंक्रीज मटेरियल वेल बीइंग ऑफ द सिटी यानी लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी जिंदगी का स्टाइल को बेहतर बनाना होगा उनको उसकी तरफ लेकर आना होगा और उसको सिटीजन्स की उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना है ठीक है वर्क फॉर द ग्लोरी उनके लिए काम करना है उसको ही मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर द गुड ठीक है ना यानी अच्छे काम की तारीफ करे यानी उनको अवार्ड्स दे ठीक है उनको ये जस्टिस है ठीक है ही शुड कीप हिज पैशंस अंडर कंट्रोल लेकिन अपने पैशंस को जज्बात को काबू में रखे पर्सनल ना हो ठीक है सब्र से काम ले और यानी इमोशनल होने से और फिर पर्सनल का यानी पेशेंस का बड़ा रोल है वो ये कहता है सो थॉट प्रोवोकिंग रियलिस्ट है ही वाज और एरिस्टोटल पुट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अबव एवरीथिंग एल्स रियासत की सिक्योरिटी की सबसे ऊपर उसने रखा और ही लिव व्हेन नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स और वो कहता है कि इफ मैरिजेस एंड फ्रेंडशिप्स could lead to revolution should they not be regulated by the state so एक और आखिर में कह रहे according to Aristotle a revolution constituted more a political than a legal change यानी फिर मैं दोहराता हूँ according to Aristotle a revolution constituted more a political than a legal change so it had the effect of reversing ethical social and economic standards तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि हमने एरिस्टोटल का रेवोल्यूशनरी आइडिया क्या था और
रिवॉल्यूशंस की कौन-सी 2 जनरल और पार्टिकुलर थी और फिर रेमेडीज़ क्या थी कि क्या करना चाहिए और वो कॉजेज़ भी हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।